मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। पूर्व में हमने मानव भूगोल का विकास और इतिहास के बारे में चर्चा की थी और प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं का मानव भूगोल को योगदान के अंतर्गत कॉन्ट और हम्बोल्ट के योगदान का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर और फ्रेडरिक ड्रेडजेल। कार्ल रिटर का जन्म 1789 में प्रशिया के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र मैग्डेलबर्ग में हुआ। भूगोल के आधुनिक शास्त्रीय युग में हम्बोल्ट के समकालीन रिटर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने यूरोपीय देशों का भ्रमण किया। 1804 में यूरोप पर एक भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण नामक पुस्तक प्रकाशित की। साथ ही यूरोप के 6 मानचित्र भी इन्होंने प्रकाशित किए। रिटर के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण उन्होंने 1804 में प्रस्तुत किया। दूसरा है यूरोप के प्राकृतिक संसाधनों के 6 मानचित्र, जो इन्होंने सन 1806 में प्रकाशित किए। तीसरा है अर्धकुंडे, जिसका प्रथम खंड अफ्रीका महाद्वीप 1817 में प्रकाशित हुआ। चौथा अर्धकुंडे का द्वितीय खंड एशिया महाद्वीप सन 1818 में प्रकाशित हुआ। पांचवा अर्धकुंडे का छठा खंड, जो कि 20,000 पृष्ठों में सन 1833 में प्रकाशित हुआ। छठा अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन 1859 में हुआ। रिटर की भौगोलिक विचारधारा हम्बोल्ट से प्रभावित हुई, जिसे स्वयं रिटर ने स्वीकार भी किया था। लेकिन रिटर ने भूगोल की प्रादेशिक विधि को अपनाया, जिसमें इन्होंने भौतिक और मानवीय कारकों के संश्लेषण पर बल दिया। रिटर की विचारधारा के कुछ प्रमुख बातें या तथ्य इस प्रकार है। पहला, रिटर विकासवादी विचारक थे। दूसरा, रिटर पर्यावरण निश्चयवाद को मानते थे। तीसरा, रिटर का भूगोल मानव केंद्रित भूगोल था। उनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पृथ्वी तल का अध्ययन करना है।
जिसमें मानव और प्रकृति परस्पर अंतर संबंधित है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी तल का वर्णन करना ही भूगोल का उद्देश्य नहीं है। चौथा, रिटर ने अपने ग्रंथ अर्थकुंडे में संपूर्णता की संकल्पना पर बल दिया और इस संकल्पना को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, फ्रॉम एन इंडिविजुअल फैक्ट टुवार्ड्स होल, में प्रकृति और मानवीय तथ्यों को संबद्धपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। वे कहा करते थे कि केवल प्राकृतिक तथ्य या मानवीय पक्ष भूगोल का निर्माण नहीं कर सकते, अतः संपूर्णता के लिए इन सभी का संयोजन आवश्यक है। रिटर महोदय ने भिन्न व्यक्तित्व वाली भौगोलिक इकाइयों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की और पृथ्वी की एकता को स्पष्ट करना भूगोल का प्रमुख उद्देश्य माना। रिटर क्षेत्रीय संबंध पर भी बल देते थे। रिटर हम्बोल्ट की तरह प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। रिटर ने भूगोल के लिए अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। रिटर का ईश्वरीय विचारधारा की दृष्टि से भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानते थे कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने किसी उद्देश्य से की है जो कि कभी भी अर्थहीन नहीं है। पृथ्वी मानव की शिक्षण भूमि है जिसके प्रांगण में मानव का पोषण होता है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ प्राकृतिक प्रदेश होता है। रिटर ने अपना उद्देश्य समस्त स्थल के सजीव चित्रण को प्रस्तुत करना माना था। तो ये थे कार्ल रिटर, उनका मानव भूगोल में योगदान। अगले हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेटजेल ने सर्वप्रथम 1869 में डार्विन के विकासवादी ग्रंथ की समालोचना प्रस्तुत की थी। रेटजेल के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम खंड 1882 में और द्वितीय खंड 1891 में। प्रथम खंड को एन
इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और द्वितीय खंड को द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड नाम से जाना जाता है। दूसरा है वॉल्कर कुंडे। ये 3 खंड 1885, 1886 और 1888 में प्रकाशित हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है। तीसरा है राजनीतिक भूगोल और चौथा है जर्मनी, जिसे ड्यूशलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1898 में प्रकाशित हुआ था। रेडजल ने अपनी यात्राओं में यथार्थ तथ्यों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर उनका अध्ययन करते हुए उनका वर्णन किया था। रेडजल ने भूगोल के अध्ययन में मानव के स्थान को स्थायी प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य किया। इसीलिए रेडजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेडजल की रचनाओं में एंथ्रोपोज्योग्राफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे मानव भूगोल का विकास हुआ। इसके प्रथम खंड में रेडजल ने बताया कि धरातल पर मानवीय क्रियाकलापों के निर्धारण में वातावरण के 4 प्रभावी समूह महत्वपूर्ण हैं। पहला शारीरिक प्रजातीय लक्षणों वाले प्रभाव, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव और तीसरा है जनसमूह की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता पर प्राकृतिक शक्तियों के भौगोलिक प्रभाव। चौथा है मानव के वितरण एवं गतिशीलता को नियंत्रित और निर्धारित करने वाले प्रभाव। इन चारों प्रभावों का समूह प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख आधार है। मानव को इन्होंने प्राकृतिक वातावरण की उपज माना। ये कठोर निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे। दूसरे खंड में मानवीय समुदाय के तात्कालिक विश्व वितरण के भौगोलिक वर्णन को इन्होंने प्रस्तुत किया। रेडजल ने एंथ्रोपोज्योग्राफी में 3 तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। पहला, भूतल पर मानव समूह का वितरण और द्वितीय, इस वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश की प्रभावशीलता की प्रक्रिया की निर्भरता को और तीसरा, मानव और उसके समाज पर भौतिक वातावरण के स्पष्ट प्रभाव को इन्होंने वर्णित किया। रेडजल ने लेबेंसराम की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसका अर्थ है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित होते हैं या रहते हैं। इसे जैविक स्थान भी कह सकते हैं। रेडजल ने मानव भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध विधि द्वारा किया था। रेडजल ने वातावरण द्वारा नियंत्रण का प्रतिपादन किया और इनकी रचनाओं में वातावरण निश्चयवाद की गहरी छाप मिलती है।
ये था कॉल रिटर और फ्रेडरिक रेटजल का मानव भूगोल के विकास में योगदान।